Hello friends, welcome to Panesia Tutor. Today we are going to study with the topic Game Theory and Strategic Behavior. In this video lecture, we will study who propounded the concept of game theory, what the game theory is, what is the strategy, what are the different types of strategy, what is cooperative and non-cooperative games, what is saddle point, Nash equilibrium, prisoner's dilemma, repeated games and tit-for-tat strategy. The repeated games and tit-for-tat strategy are related with the types of strategy. So we will cover all these concepts in detail today. So game theory was propounded by John von Neumann and Oscar Morgenstern in the year 1950. तो गेम थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओलिगोपॉली मार्केट में लगाया जाता है. इसका मतलब ये है कि जो भी फर्म्स हैं, जो कंपीटिंग फर्म्स हैं, जो राइवल फर्म्स हैं, वो एक दूसरे को कैसे आउटकम करती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे गेम्स खेलती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं या फिर एक दूसरे के साथ चीट करती हैं. ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स क्या करती हैं, ऐसी गेम्स खेलती हैं एक स्ट्रैटेजी की हेल्प से, कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करके या तो कोऑपरेटिव गेम खेलती हैं या नॉन कोऑपरेटिव गेम खेलती हैं. So now let's see the meaning of strategy. Strategy का meaning होता है एक ऐसी पॉलिसी या फिर एक ऐसा एक्शन जो दूसरे राइवल को आउटकम करने के लिए यूज किया जाए या फिर जो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए करा जाए और दूसरे के लॉसेस को और बढ़ाने के लिए करा जाए. तो जब अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए और राइवल के लॉसेस को इंक्रीज करने के लिए जो एक पॉलिसी या एक्शन अडॉप्ट करा जाता है उसी को बोला जाता है स्ट्रैटेजी. सो जो स्ट्रैटेजी होती है वो 4 टाइप्स की होती है. पहली स्ट्रैटेजी है चेंजिंग द प्राइस लेवल. कोई भी एक राइवल फर्म क्या कर सकती है, अपने प्राइस लेवल को बढ़ा के या प्राइस लेवल को कम करके दूसरे फर्म के साथ compete कर सकती है, या फिर अपने आउटपुट लेवल को चेंज कर सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकती है. अगर कोई भी फर्म अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली उस फर्म की सेल्स इंक्रीज होंगी, उस फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो जो राइवल फर्म होगी वो हमेशा लॉस में जाएगी. और जो इसका 4th पार्ट है स्ट्रैटेजी का है वो है वेरिंग द प्रोडक्ट. वेरिंग दी प्रोडक्ट का मतलब कि कोई भी एक फर्म अपने प्रोडक्ट को वेरी करके, अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाके या फिर उसमें चेंजेस लाके, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके, कोई नया मेथड ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करके, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके अपने प्रोडक्ट को और एक्सपैंड कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकती है ताकि वो राइवल के साथ कम्पीट कर सके. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि गेम थ्योरी की एजम्पशंस क्या हैं. जो इसकी फर्स्ट एजम्पशन है वो ये है कि कोई भी प्लेयर के पास मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होती हैं. मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस करा कि जो स्ट्रैटेजीज है वो 4 टाइप्स की होती हैं. चेंजिंग द प्राइस, चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, चेंजिंग द प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूसिंग द एडवर्टीजमेंट इन द मार्केट. तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी फर्म मल्टीपल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकती है. से मार्केट में 2 फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को भी वेरी कर रही है, साथ साथ में उसके प्राइसेस में भी चेंजेस लेके आ रही है. एक तो उसने नया टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा और उसके साथ साथ उसने क्या करा, अपने प्राइस को भी कम कर दिया. तो जो सारी की सारी मार्केट है वो फर्म ए के पास आ जाएगी, सारी की सारी डिमांड फर्म ए के पास एलोकेट हो जाएगी. तो जो फर्म बी है उसकी डिमांड तो नीचे आनी ही है. इस तरह की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके कोई भी फर्म अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकती है और जो राइवल है उसको compete कर सकती है. सेकेंड assumption ये है कि जो प्री डिफाइंड आउटकम्स होती हैं ओलिगोपॉली मार्केट में, प्री डिफाइंड आउटकम्स होती हैं. इसका मतलब क्या है कि जो भी आउटकम आने वाली है, कोई ओलिगोपॉलिस्ट ने कोई एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन का जो भी रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है या जो भी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज उनको पहले से पता होती है कि इस आउटकम की कितनी प्रोबेबिलिटी है. अगर वो मार्केट में चीट करता है तो उसके जीतने की आउटकम कितनी है, अगर वो मार्केट में कोऑपरेट करता है तो उसकी लूज होने की आउटकम कितनी है. तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, जितनी भी आउटकम्स है, वो कहीं ना कहीं उनको पहले से ही उनके माइंड में होती हैं कि अगर मैं ये पॉलिसी चूज करूंगा तो फ्यूचर में जाके मुझे ये आउटकम मिलेगी. नेक्स्ट इसकी assumption ये है कि जो ओवरऑल आउटकम है प्लेयर्स की वो हमेशा 0 होती है. फाइनल आउटकम हमेशा 0 पर आती है. अगर हम सारे आउटकम को प्लस करते हैं सभी प्लेयर्स की तो वो हमेशा हमें 0 रिजल्ट देती है. For online video course or live interactive classes, join panesiatutor.com.
We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panesiatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गेम्स। अब जो गेम्स हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में वो टू टाइप्स की होती हैं, कोऑपरेटिव गेम्स एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। कोऑपरेटिव गेम्स में क्या होता है कि जो दो फर्म्स हैं वो आपस में जॉइंटली अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करती हैं, जॉइंट डिसीजंस लेती हैं। फर्म्स क्या करती हैं, एक कार्टेल बना लेती हैं। उन कार्टेल में क्या होता है, वो डिसाइड कर लेती हैं कि हम सारी फर्म्स मिलके इतनी पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो हम जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें कार्टेल्स के डिसीजंस हमेशा ऐसे होते हैं जो जॉइंट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, और इससे क्या होता है, कार्टेल्स जब बन जाते हैं तो ऑब्वियसली जो प्राइजेस हैं वो कंज्यूमर्स के लिए वो तो इंक्रीज होने ही हैं। तो जो कोऑपरेटिव गेम है उसमें हमेशा जॉइंट प्रॉफिट्स होते हैं, जॉइंट डिसीजंस होते हैं, और जो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स होती हैं उसमें कोई भी जॉइंट डिसीजंस नहीं होते, उसमें इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स का मतलब कि हर एक फर्म सिर्फ अपने लिए ऑपरेट कर रही है, किसी अपने राइवल का फायदा नहीं सोच रही, अपने राइवल का बेनिफिट उसके माइंड में बिल्कुल नहीं है। वो ये कहेगी कि मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, अगर राइवल का प्रॉफिट कम होता है तो वो होता रहे। तो इसमें क्या होता है, नॉन कोऑपरेटिव गेम में अंडर इंडिपेंडेंट डिसीजंस फर्म ऑलवेज फिक्सेस इट्स ओन प्राइस, इट ऑलवेज फिक्सेस इट्स ओन आउटपुट, एंड इट ऑलवेज aims to maximize its independent profits, not joint profits. Next is dominant strategy. अब dominant strategy का मीनिंग ये होता है कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक फर्म के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, पर वो दूसरी फर्म के लिए बेस्ट हो या ना हो, फर्स्ट फर्म को कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मार्केट में टू फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। तो अगर हमने फर्म ए की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी देखनी है, फर्म ए की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी उस टाइम पर होगी जब फर्म ए एडवर्टीजमेंट कर रही है, फर्म बी एडवर्टीजमेंट करे ना करे, फर्म ए को कोई भी उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्म ए के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने से। तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि कोई फर्म एक ऐसा डिसीजन ले, उसकी कोई ऐसी आउटकम निकल रही हो जिससे उसको फायदा हो रहा है, पर जो दूसरी फर्म है, जो राइवल फर्म है, उसको फायदा हो या ना हो, फर्म ए को उससे लेना देना नहीं होगा। अगर हमने ऐसे ही फर्म बी की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी देखनी है, तो फर्म बी की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कैसे देखेंगे कि फर्म बी अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है तो उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो अगर उसको एडवर्टीजमेंट करने से प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसको फर्म ए की आउटकम से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट करें या ना करें, बी को उससे कोई भी लेना देना नहीं है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आउटकम्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है स्ट्रांगली आउटकम, या इसको कह देते हैं स्ट्रांगली डोमिनेंट आउटकम। सेकंड है वीकली डोमिनेंट आउटकम। थर्ड है आपकी इक्विवेलेंट आउटकम, एंड फोर्थ है इंट्रा ट्रांजिटिव आउटकम। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी स्ट्रांगली डोमिनेंट आउटकम है उसका मीनिंग क्या है कि जो एक फर्म है बहुत ही स्ट्रांग है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमेशा उसको प्रॉफिट्स ही होंगे, कभी भी उसको लॉसेस नहीं होने वाले। तो उसकी जो डोमिनेंट आउटकम है वो स्ट्रांग है, जो उसको हमेशा प्रॉफिट्स ही अर्न करके देगी। नेक्स्ट इसमें आती है आपकी वीकली डोमिनेंट आउटकम। जो वीकली डोमिनेंट आउटकम है वो ऐसी आउटकम होती है जो डोमिनेंट तो है, मतलब वो ऐसी आउटकम है जो एक फर्म के लिए डोमिनेंट है, दूसरी फर्म को उस आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो पहली वाली फर्म की आउटकम है वो ऐसे डोमिनेट कर रही है कि उसको उससे थोड़े बहुत लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। एंड थर्ड है आपकी इक्विवेलेंट आउटकम। इक्विवेलेंट आउटकम का मतलब क्या होता है कि ऐसी आउटकम जो दोनों फर्म्स के लिए बराबर हो, अगर दोनों फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो दोनों को ही होंगे, और अगर दोनों को लॉसेस हो रहे हैं तो वो दोनों के लिए ही इक्वल लॉसेस होंगे। नेक्स्ट इज इंट्रा ट्रांजिटिव आउटकम।
अब इंट्रा ट्रांजिटिव आउटकम का मतलब क्या होता है, जो ऐसी आउटकम है जिसमें हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी फर्म विन करेगी या कौन सी फर्म लूज करेगी। ये एक तरह की गैम्बलिंग होती है। तो गैम्बलिंग में हमें ना विनिंग की प्रोबेबिलिटी अच्छे से पता होती है, ना लूजिंग की प्रोबेबिलिटी अच्छे से पता होती है। तो इसमें जो चांसेस होते हैं विनिंग एंड लूजिंग के, वो हम जज नहीं कर सकते। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं विनिंग एंड लूजिंग की, वो हर फर्म की उनकी आउटकम के हिसाब से, उनकी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आउटकम। अब डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आउटकम को हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स से हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये मैं आपको एक टेबल से, या इसको पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए अगर लॉयर हायर करती है तो क्या होता है, फर्म ए अगर लॉयर हायर नहीं करती तो उसके साथ क्या होता है, फर्म बी अगर लॉयर हायर करती है तो क्या होता है, फर्म बी अगर लॉयर हायर नहीं करती तो क्या होता है, उनके प्रॉफिट्स पे कैसे इफेक्ट होता है, ये इस पे ऑफ मैट्रिक्स में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखो, अगर फर्म ए हायर करती है लॉयर और अगर फर्म बी भी लॉयर हायर करती है तो दोनों को 45-45 के प्रॉफिट्स होते हैं। और अगर फर्म ए लॉयर हायर कर लेती है, फर्म बी लॉयर हायर नहीं करती, तो फर्म ए को 70 के प्रॉफिट्स होते हैं, फर्म बी को 25 के प्रॉफिट्स होते हैं। तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि फर्म बी लॉयर हायर करे या ना करे, फर्म ए को तो लॉयर हायर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर फर्म बी भी लॉयर हायर कर लेती है तो फर्म ए को 45 के होते हैं, और अगर बी नहीं करती लॉयर हायर तो उसके 25 डिक्रीज हो जाते हैं, 45 से 25 हो जाते हैं उसके प्रॉफिट्स। तो फर्म ए को तो लॉयर हायर कर ही लेना चाहिए। अगर फर्म ए देखो लॉयर हायर नहीं करती और फर्म बी लॉयर हायर कर लेती है, तो फर्म ए के प्रॉफिट्स 25 पर हो जाते हैं और फर्म बी के प्रॉफिट 70 पर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, अगर फर्म ए लॉयर हायर कर रही थी तो फर्म के ए के प्रॉफिट्स 45 थे, अब 25 हो गए। तो फर्म ए की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी किसमें है, लॉयर हायर कर लेने में। पर अगर फर्म ए लॉयर हायर नहीं करती तो उसके जो प्रॉफिट्स है 50 हो जाते हैं, जब फर्म बी भी लॉयर हायर नहीं करती। पर इसमें ये है कि फर्म ए को पता ही नहीं होगा कि फर्म बी हायर करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए जो फर्म ए है उसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी लॉयर हायर कर लेने में ही है, क्योंकि लॉयर हायर करके उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, 25 के प्रॉफिट्स उसको होते हैं जब वो नहीं करती। पर अगर वो कर लेती है तो उसके 45 के भी हो सकते हैं और 70 के भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं आ रही होती। तो ऐसी गेम्स जिसमें कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो उसमें कैसे प्लेयर्स गेम को खेलते हैं वो हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स से समझते हैं। अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट करती है और अगर फर्म बी भी एडवर्टीजमेंट करती है, तो फर्म ए को 10 के प्रॉफिट्स होते हैं, बी को 5 के होते हैं। अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट कर लेती है, फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करती, तो फर्म ए को 15 के प्रॉफिट होते हैं, फर्म बी के प्रॉफिट 0 हो जाते हैं। पर अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट नहीं करती और फर्म बी एडवर्टीजमेंट कर लेती है, तो फर्म ए के प्रॉफिट 6 हो जाते हैं, बी के प्रॉफिट 8 हो जाते हैं। और अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो फर्म ए के प्रॉफिट 20 है, जब बी भी साथ में एडवर्टीजमेंट ना करे। तो इसमें जो ए है उसकी कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही। अगर ए एडवर्टीजमेंट नहीं करती और बी भी नहीं करती तो ए के प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो सकते हैं, 10 से सीधा 20 पर आ सकते हैं। तो इसमें ए को समझ ही नहीं आएगा कि ए कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, ए क्या करे। तो यहाँ पे जब ऐसी स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, यहाँ पे किसी की भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं आती, ना फर्म ए की आती है ना फर्म बी की आती है। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कैसे खेलेंगे, जो फर्म ए होगा वो अपने आप को फर्म बी की पोजीशन पे रख के देखेगा और जो फर्म बी करेगी वही फर्म ए करेगा। अगर फर्म ए अपने आप को फर्म बी की पोजीशन पे रख के देख ले कि अगर वो अपने आप को फर्म बी समझ ले, तो फर्म बी देखो क्या करेगी। अगर फर्म बी एडवर्टीजमेंट करती थी और फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट करती थी, तो जो बी है उसके प्रॉफिट्स थे 5, और अगर फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी तो बी के प्रॉफिट्स थे 0। अगर फर्म बी एडवर्टीजमेंट करती थी, फर्म ए एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी, तो बी के प्रॉफिट्स थे 8, और अगर फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी, फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी, तो बी के प्रॉफिट्स हो जाते थे 2। तो इस केस में जो फर्म बी है उसको एडवर्टीजमेंट कर लेना चाहिए,
तो फर्म ए क्या करेगी, फर्म ए अपने आप को फर्म बी की पोजीशन पे रख के देखेगी और वो ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी चूज करेगी जैसे कि फर्म बी करेगा। फर्म ए सोचेगी कि मैं फर्म बी हूँ और जो फर्म बी करेगा वही मैं करूँगी। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसमें कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती और एक ऑप्टिमल आउटकम जो डिसाइड हो जाती है, इसी ऑप्टिमल आउटकम को बोला जाता है नैश इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट कर लेगी, फर्म बी भी एडवर्टीजमेंट कर लेगी। तो अगर फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट कर लेती है, फर्म बी भी एडवर्टीजमेंट कर लेती है, तो ए के प्रॉफिट्स हो जाते हैं 10, बी के प्रॉफिट्स हो जाते हैं 5। तो जो ये वाली आउटकम है जहाँ पे दोनों एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐसी ही आउटकम को बोला जाता है नैश इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सम अदर टाइप्स ऑफ गेम्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारी टू टाइप्स ऑफ गेम्स है, कांस्टेंट सम गेम एंड जीरो सम गेम। जो कांस्टेंट सम गेम है इसका मतलब है कि अगर टू फर्म्स है मार्केट में तो दोनों ही फर्म्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट, फर्म ए एंड फर्म बी। इनिशियली फर्म ए इज अर्निंग 5 profits and firm B is also earning ₹5 profits. So total profits are ₹10. If A chooses such a strategy that profits of B is reduced to 2 from 5 and profits of A are increased to 8 from 5, तो इसका मतलब क्या है कि जितने प्रॉफिट बी के कम हुए थे, बी के प्रॉफिट ₹3 से कम हुए थे, ए के प्रॉफिट ₹3 से इंक्रीज हो गए, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो अभी भी ₹10 ही है। तो इसी को ही बोला जाता है कांस्टेंट सम गेम। कांस्टेंट सम गेम का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट्स हमेशा उतने ही रहे, कांस्टेंट अमाउंट के ही प्रॉफिट्स रहे। अगर पहले ₹10 थे तो अभी भी ₹10 ही होंगे। नेक्स्ट इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि जितने बी के प्रॉफिट लूज हो रहे हैं उतने ही ए के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे एग्रीगेट ऑफ गेन और लॉस जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं जीरो सम गेम। जो जीरो सम गेम है वो कांस्टेंट सम गेम का ही पार्ट है। अगर ए के प्रॉफिट्स 3 से बढ़ रहे हैं, पर वो बढ़ कैसे रहे हैं, बी के प्रॉफिट 3 से रिड्यूस होके, तो -3 बी का हो गया, +3 ए का हो गया। अगर आप इनका एग्रीगेट करोगे तो वो एग्रीगेट जीरो आएगा। तो जो वो जीरो प्रॉफिट्स होंगे उसको बोलेंगे जीरो सम गेम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमैक्स स्ट्रैटेजी। मैक्सिमैक्स स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, बेस्ट आउटकम में से बेस्ट ऑफ बेस्ट चूज करना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी फर्म के पास 3 ऑप्शंस हैं, उसके जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं या फिर 3 आउटकम्स पे उसको लेके आ सकते हैं, जैसे कि ₹50 या फिर ₹100 या फिर ₹150। इतने ही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकते हैं डिफरेंट आउटकम पे। से फर्स्ट आउटकम पे फर्म ए को ₹50 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सेकेंड आउटकम पे फर्म ए को 100 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं और थर्ड आउटकम पे फर्म ए को 150 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो इसमें फर्म ए एक ऐसी आउटकम चूज करेगी कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं हर एक आउटकम पे उससे भी उसको मैक्सिमम मिल जाए। मतलब 50, 100 और 150 में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली आउटकम है वो फर्म ए चूज करेगी। तो फर्म ए थर्ड आउटकम चूज करेगी ₹150 वाली, क्योंकि ऑलरेडी हर आउटकम पे फर्म ए के मैक्सिमम थे। अगर फर्म ए फर्स्ट आउटकम चूज करती थी 50 की, तो फर्स्ट आउटकम के हिसाब से जो 50 के प्रॉफिट थे वो मैक्सिमम थे, सेकंड आउटकम के हिसाब से जो 100 के प्रॉफिट थे वो फर्म ए के लिए मैक्सिमम थे, और थर्ड आउटकम के हिसाब से जो 150 के प्रॉफिट हैं वो फर्म ए के लिए मैक्सिमम है। पर इन आउटकम में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम चूज करनी है, मैक्सिमम आउटकम चूज करनी है, वो है थर्ड आउटकम, जिसमें फर्म ए को 150 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी का मतलब होता है बेस्ट में से बेस्ट चूज करना। जो मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी है इसका कंसेप्ट जॉन वन न्यूमैन ने 1928 में दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी डेट पूछी जाती हैं, ऐसी डेट्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है कि जो मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी है वो जॉन वन न्यूमैन ने 1928 में दी थी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज मैक्सिमिन स्ट्रेटजी। सो मैक्सिमिन स्ट्रेटजी का मतलब होता है वर्स्ट में से बेस्ट आउटकम चूज करना। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी आउटकम है जो वर्स्ट है, जैसे कि हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, फर्म ए है, उसकी आउटकम कैसे है, फर्म ए की फर्स्ट आउटकम के हिसाब से उसको जो वर्स्ट हो सकता है वो हो सकते हैं ₹50 के प्रॉफिट
और अगर उसके लिए सेकंड आउटकम वर्स्ट है तो उसके हिसाब से जो वर्स्ट प्रॉफिट्स हो सकते हैं वो 100 है, और जो थर्ड आउटकम है उसके हिसाब से अगर उसको वर्स्ट प्रॉफिट हो सकते हैं तो वो 150 है। तो इसमें फर्म ए क्या करेगी, वर्स्ट में से बेस्ट चूज करेगी, जो भी उसके लिए बेस्ट होगा वो वर्स्ट में से चूज करेगी। तो इसी को ही कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटजी, मतलब कि मिनिमम लॉसेस में से मैक्सिमम चूज करना, मैक्सिमम प्रॉफिट चूज करना मिनिमम लॉसेस में से। तो इसका मतलब अगर फर्म ए को अपने लॉसेस मिनिमम करने हैं तो जो सारी आउटकम्स हैं उस पे उसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ रहे हैं। फर्स्ट आउटकम पे मैक्सिमम 50 आते हैं, सेकंड आउटकम पे मैक्सिमम 100 आते हैं, थर्ड आउटकम पे मैक्सिमम 150 आते हैं। फर्म ए इसमें क्या करेगी कि जो मिनिमम लॉसेस होंगे उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट चूज कर लेगी। नाउ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी। मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, लॉसेस को मिनिमाइज करना एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है, जो हमने पिछली 2 स्ट्रैटेजीज अभी पढ़ी थी उन स्ट्रैटेजीज का मिक्सचर है ये। इसमें क्या है, लॉसेस मिनिमाइज भी होते हैं और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज भी होते हैं, तो इसको मिक्स्ड स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। तो जो मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी है वो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रिजनर्स डिलेमा। अब जो प्रिजनर्स डिलेमा है इसका मीनिंग क्या है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज यहाँ पे 2 प्रिजनर्स हैं, यहाँ पे 2 क्रिमिनल्स हैं जिनका नाम है क्रिमिनल ए एंड क्रिमिनल बी। तो क्रिमिनल ए और बी ने क्या किया है, एक मर्डर किया है। तो जब वो उन्होंने मर्डर किया है तो उनको कन्फेशन बॉक्सेस में डाल दिया गया, पर उनको एक कन्फेशन बॉक्स में नहीं, अलग अलग कन्फेशन बॉक्सेस में डाला गया। जो प्रिजनर ए है उसको अलग कन्फेशन बॉक्स में डाला गया, प्रिजनर बी को अलग कन्फेशन बॉक्स में डाला गया। तो जो इंटेरोगेशन ऑफिसर है वो दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेशन ऑफिसर क्या कहेगा, प्रिजनर ए को कहेगा अगर प्रिजनर ए कन्फेस कर लेता है तो उसको जेल नहीं होगी, पर अगर प्रिजनर बी कन्फेस नहीं करता तो उसको जेल हो जाएगी। ऐसे ही जो इंटेरोगेशन ऑफिसर प्रिजनर बी के पास है वो प्रिजनर बी को क्या कहेगा कि अगर आप कन्फेस कर लेते हो तो आपको जेल नहीं होगी, पर अगर प्रिजनर ए कन्फेस नहीं करता तो प्रिजनर ए को जेल हो जाएगी। तो वो मर्डरर्स हैं, हमें पता है कि अगर वो मर्डरर्स हैं तो उनको आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए, उनको कन्फेस नहीं करना चाहिए। उन्होंने मर्डर किया तो उन्होंने यही डिसाइड करा होगा ना कि हम कन्फेस नहीं करेंगे, पर वो अपने फायदे में आके कन्फेस कर लेते हैं क्योंकि प्रिजनर ए को भी यही बोला गया है कि अगर वो कन्फेस कर लेता है तो उसको जेल नहीं होगी, और प्रिजनर बी को भी बोला गया है कि अगर वो कन्फेस कर लेता है तो उसको जेल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों आपस में अपना अपना फायदा सोच के क्या कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे। अब जब वो चीटिंग कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो कोऑपरेशन से हटकर नॉन कोऑपरेशन बिहेवियर के ऊपर जा रहे हैं। पहले वो कोऑपरेट कर रहे थे, जब उन्होंने मर्डर किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कन्फेस नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, पर अब वो नॉन कोऑपरेशन की तरफ आ गए। पहले उन्होंने कोऑपरेट किया कन्फेस ना करने का, अब उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के साथ चीट किया, एक दूसरे के साथ नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाया। जब वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएंगे तो वो हमेशा नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि जब दोनों ही कन्फेस कर लेंगे तो दोनों के कन्फेस करने के साथ साथ क्या होगा कि दोनों को ही जेल हो जाएगी ज़्यादा ईयर्स की। पर इसमें क्या था कि अगर एक कन्फेस नहीं करता, एक प्रिजनर कन्फेस कर लेता, तो जिसने कन्फेस नहीं करा उसको जेल होनी थी, और जिसने कन्फेस कर लिया उसको जेल नहीं होनी थी। पर अगर दोनों ही कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को ही जेल होगी, वो भी थोड़े टाइम की नहीं, बहुत टाइम की। तो हम ऐसे ही प्रिजनर डिलेमा की सिचुएशन को एक पे ऑफ मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पे ऑफ मैट्रिक्स शो हो रहा है, जहाँ पे प्रिजनर ए है एंड प्रिजनर बी है। अगर प्रिजनर ए कन्फेस कर लेता है और प्रिजनर बी भी कन्फेस कर लेता है तो प्रिजनर ए को 5 ईयर की जेल होती है और प्रिजनर बी को भी 5 ईयर की जेल होती है। पर अगर प्रिजनर ए कन्फेस कर लेता है, प्रिजनर बी कुछ नहीं कहता, प्रिजनर बी साइलेंट रहता है, तो प्रिजनर बी को 20 ईयर्स की जेल हो जाती है और प्रिजनर ए को 0 ईयर्स की जेल होती है। अगर प्रिजनर ए कुछ नहीं कहता, मतलब साइलेंट रहता है, मतलब वो कन्फेस नहीं करता, और प्रिजनर बी कन्फेस कर लेता है, तो प्रिजनर बी को 0 ईयर्स की जेल होती है और प्रिजनर ए को 20 ईयर्स की जेल होती है। पर अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते तो दोनों को सिर्फ 1 ईयर की जेल हो रही थी।
तो इसका मतलब जब वो कोऑपरेट बिहेवियर दिखा रहे थे, जब वो साइलेंट रह रहे थे, दोनों ही कन्फेस नहीं कर रहे थे, तो उनको सिर्फ 1 ईयर की जेल हो रही थी। पर अगर अब वो दोनों नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएंगे, दोनों ही कन्फेस कर लेंगे, तो उनको 5 ईयर की जेल होगी, जो 1 ईयर से ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रिजनर डिलेमा समझने का मोटिव क्या है कि जो ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट है वो भी ऐसे ही बिहेव करती है। अगर ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में 2 फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी, अगर उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है, कार्टेल बनाने का मतलब क्या है कि वो दोनों आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। अगर वो दोनों आपस में कोऑपरेट करती हैं तो उनको जॉइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं। पर अगर वो दोनों आपस में चीट कर लेती हैं, एक दूसरे को चीट कर देती हैं, तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं वो नेगेटिव में जाके लॉसेस बन जाते हैं। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो प्रिजनर डिलेमा की सिचुएशन है वो ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में भी अप्लाई होती है, जहाँ पे 2 फर्म्स अगर कार्टेल में हैं और वो जॉइंट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रही हैं, कोऑपरेशन कर रही हैं, तो उनको कोऑपरेशन करते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर वो चीट करेंगी तो दोनों ही लॉस में जाएंगी। नेक्स्ट इज टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। अब टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि अगर 2 फर्म्स मार्केट में हैं, फर्म ए एंड फर्म बी अगर फर्म ए के साथ चीट कर लेती है पहली बार, तो फर्म ए फर्म बी को एक बार तो फॉरगिव कर देगी। पर अगर दूसरी बार फर्म बी ने फर्म ए को चीट करा तो ऑब्वियसली फर्म ए रिटेलिएट करेगी, वो भी उसको चीट करेगी। तो ऐसे क्या होगा कि दोनों फर्म्स एक दूसरे को चीट करते जाएंगे और वो एक ऐसे आउटकम पर पहुंच जाएंगे जहां पे उनको लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू चीटिंग। क्योंकि अभी हमने प्रिजनर डिलेमा में देखा कि अगर दोनों फर्म्स चीटिंग करती हैं, अगर दोनों ही आपस में चीट कर लेते हैं तो वो लॉसेस में जाते हैं, पर अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों फर्म्स आपस में चीट करना स्टार्ट कर देंगी, और वो ऐसे चीट करना स्टार्ट करेंगी, हर लेवल पर इतना चीट करेंगी कि उनके जो प्रॉफिट्स होंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे और वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक ऐसी आउटकम आएगी जहाँ पे वो दोनों फर्म्स डिसाइड करेंगी कि अब हमें चीटिंग नहीं करनी, अब हमें चीटिंग की जगह पर क्या करना है, कोऑपरेट करना है। अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। इसलिए जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्म्स होती हैं वो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी में रिपीटेड गेम्स खेलती हैं। रिपीटेड गेम्स का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट राउंड में गेम चली, फर्स्ट राउंड की गेम में एक फर्म ने दूसरी फर्म के साथ चीट कर दिया, तो सेकंड राउंड की गेम में जो पहली वाली फर्म है वो दूसरी वाली फर्म के साथ डेफिनेटली चीट करेगी। एंड फिर थर्ड राउंड आएगा, इसमें जो सेकंड फर्म है वो फर्स्ट फर्म के साथ चीट करेगी, एंड फोर्थ राउंड में फर्स्ट फर्म सेकंड फर्म के साथ चीट करेगी। और ये चीटिंग तब तक चलती जाएगी जब तक दोनों के लॉसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होकर नेगेटिव में नहीं पहुंच जाते। और नेगेटिव में लॉसेस पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या नहीं होता, उनकी कोऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। सो जो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी है, अगर वो रिपीटेड गेम्स में चलती है तो वो एक ऑप्टिमल आउटकम लेकर आती है। ऐसी ऑप्टिमल आउटकम जहाँ पे दोनों फर्म्स आपस में एंड पर जाके कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर इन केस रिपीटेड गेम नहीं होती, गेम सिर्फ एक बार ही चलनी है मार्केट में, तो फर्स्ट बार अगर गेम चलेगी तो वहां पर एक ही बार गेम चली, तो अगर उसमें से एक भी फर्म दूसरी फर्म के साथ चीट कर जाती है तो वहां पे ऑप्टिमल आउटकम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे सेकंड राउंड का चांस मिलेगा ही नहीं, दोबारा गेम खेलने का चांस नहीं मिलेगा और दोबारा कोऑपरेट करने का चांस नहीं मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक. If you like this video, then please click on the like button, and if you have any query, then you can write in the comment box. Thank you.